गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि अब हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, ऑलमोस्ट अब टाइम बचा ही नहीं है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने पढ़ाई अच्छे से चालू कर दी होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर BST विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो बेटा देखो, मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है? मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। चाहे वो आपकी डेली रूटीन में हो, चाहे बिजनेस में हो। आप एज ए स्टूडेंट, आपके लिए इस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम को मैनेज नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कैसे हो जाएंगे? आपके मार्क्स हो जाएंगे लो। आपके मार्क्स कैसे कम आने लगेंगे? बात समझ में आ रही ना? आपके मार्क्स हो जाएंगे लो। तो सेम तरीके से कोई भी बिजनेसमैन जब भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको अपने फाइनेंस को ठीक तरीके से मैनेज करना होता है। जैसे कि एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, मतलब वो या तो डेब्ट ले या फिर इक्विटी। उसके बाद एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, जिस पर्पस के लिए लिया है उस पर्पस के लिए यूटिलाइज कर रहा है या नहीं। लिया था बिजनेस के लिए, लिया था एसेट खरीदने के लिए, लेकिन खरीद ली खुद के लिए एक पर्सनल कार, तो क्या होगा उससे? कहीं ना कहीं आपका पूरा बिजनेस का ट्रैक बिगड़ जाएगा। और फिर जिन लोगों से पैसा लिया उनका टाइम पे वापस कर रहे कि नहीं कर रहे? जो भी आपको सरप्लस आ रहा है उसको टाइम पे वापस कर रहे कि नहीं? अगर देखो बेटा, पैसा ठीक से रेज नहीं किया, पैसा ठीक टाइम पे दे नहीं रहे लोगों को वापस, सही पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो कंपनी बंद हो जाएगी। लेकिन अगर आपने ठीक से पैसा एक्वायर किया है और उसको सही जगह पे यूटिलाइज करके लोगों को टाइमली आप रिटर्न कर रहे हो, तो आपका बिजनेस बहुत सफल होगा। और इस सफल बिजनेस के पीछे होता है आपका एक्सट्रीमली गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो पैसे को जब हम अच्छे से यूटिलाइज करते हैं उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट एम क्या है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। सर, टी के आगे एच थोड़ा सा रह गया तो वो आप लोग समझ जाइएगा। अब ये कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए यहाँ समझना। देखो, वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर बेसिकली क्या है? इक्विटी, शेयर होल्डर, ये कौन होते हैं? कंपनी के ओनर्स भी होते हैं। और बेटा, ओनर्स को क्या मिलता है? ओनर्स को पैसा सबसे आखिरी में मिलता है। अगर आप भी कोई बिजनेस करोगे तो जो पैसा सबको देने के बाद बचेगा आपके पास, वही आप खर्च कर सकते हो। पहले लोगों के चुकाओगे ना, तो इक्विटी शेयर होल्डर ओनर को डिविडेंड कब मिलता है? आफ्टर पेमेंट टू ऑल अदर पर्सन्स। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? अगर डिविडेंड कंपनी ज्यादा से ज्यादा पे कर रही है हर साल, तो इसका मतलब क्या है? वो अपनी सारी कंडीशन को ठीक से कंप्लायंस कर रही है। इसका मतलब वेल्थ शेयर होल्डर की वैसे ही मैक्सिमाइज हो रही है। और किसी भी कंपनी का बिजनेस कब ग्रो करेगा? जब उसके शेयर होल्डर की वेल्थ ज्यादा से ज्यादा होगी। तो पहला ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कोई भी कंपनी लॉस के लिए काम नहीं करती है। हमने जैसे भी बोला था, अगर आप 5 साल से बिजनेस कर रहे हो और 5 साल से आप ब्रेक इवन पॉइंट पे हो, कौन से पॉइंट पे हो? BEP पे हो, तो आप क्या बिजनेस करोगे? सर बिल्कुल नहीं करोगे, बंद करोगे, कहोगे कुछ और देखता हूँ, जॉब कर लेता हूँ। तो सेम तरीके से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो आप डिविडेंड आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा होगा जो आप शेयर होल्डर को पे करोगे, है ना? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, जिस पर्पस के लिए आपने फाइनेंस लिया था उस पर्पस के लिए यूटिलाइज कर रहे। टाइमली ऑपरेशनल एक्सपेंसेस अपने मीट कर रहे या नहीं कर रहे? फिजूल खर्ची तो नहीं हो रही, जैसे मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस हैं वो तो नहीं हो रहे। आप कोई भी आ रहा है, कोई भी मतलब जो रेलेवेंट भी पर्सन नहीं है उसके लिए भी फूड का अरेंजमेंट हो रहा है, टी का अरेंजमेंट हो रहा है, जिसका बिजनेस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या है? प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है रिसोर्सेज का। मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे एक कंपनी है जिसकी 1,000 करोड़ की वैल्यू है, पर खर्चे के लिए 1 लाख रुपए कैश नहीं है उनके पास। तो कभी अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आएगी तो क्या होगा?
वो कंपनी की तो रेप्यूटेशन ही खत्म हो जाएगी ना। लोग कहेंगे जिस कंपनी के पास 1 लाख रुपए नहीं है उस कंपनी पे हम क्या भरोसा करेंगे। तो साथ साथ हमें लिक्विडिटी भी मेंटेन करके चलनी है। और देखो बेटा, कमिटमेंट का दुनिया में सबसे बड़ा रोल है। अगर कोई इंसान अपनी कमिटमेंट मीट करता है क्रेडिटर से टाइमली, तो उसी के बाद अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर पाएगा। और कमिटमेंट का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर आप टाइमली लोगों को पेमेंट करोगे तो आपकी गुडविल अच्छी होगी। लेकिन अगर आप लोगों के पैसे खा जाओगे या गलत नियत रखोगे तो गुडविल क्या होगी कंपनी की? खराब। और जैसे गुडविल खराब होगी तो कंपनी का बिजनेस क्या होगा बेटा? डूब जाएगा। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है? ये हमें फाइनेंशियल प्लानिंग से ही हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा होता है कि हमें कितना खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, हमने इक्विटी से रेज किया था या हमने डेब्ट से रेज किया था तो किस पर्पस के लिए करना है हमें। जैसे हमने इक्विटी ले रखी, कई सारे लोग क्या होते हैं जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, छोटे बिजनेसमैन सीसी करवा लेते हैं। सीसी होती है कैश क्रेडिट, जो कि आपने पढ़ा होगा मनी और बैंकिंग चैप्टर में, इकोनॉमिक्स में सीसी कैश क्रेडिट करवा लेते हैं। कैश क्रेडिट का बेसिक पर्पस क्या होता है? अकाउंट में रहती है कैश क्रेडिट, यूटिलाइज तब करते हैं जब उनको जरूरत होती है और उतने ही दिन का ब्याज पे करना पड़ता है जितने दिन के लिए बोरो किया। ये क्यों करवाते हैं जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं सीसी? ताकि जब भी उनको फंड चाहिए हो उनके पास अवेलेबल हो, और टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरी। दूसरा क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग का? बेटा आज मेरे 4 यूनिट है, 5वां यूनिट एक्सपांड करने का मेरा कोई प्लान नहीं है, लेकिन मैं लोन ले ले रहा हूँ, तो ये क्या है? अननेसेसरी ले रहे हैं ना। जब प्लान ही नहीं है तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट क्यों पे करना है? बात समझ में आ रही? इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, इट फैसिलिटेट्स द कलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम फंड्स। तुम्हें पता है तुम्हें 4 यूनिट के हिसाब से ही पैसा चाहिए, तुम 4 यूनिट के हिसाब से ही लोगे ना। 5वें के हिसाब से लोगे तो एक्स्ट्रा कॉस्ट जाएगी कि नहीं जाएगी? फिर उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा, हर महीने 2 लाख रुपए उस पर खर्च करो। फिर इससे क्या होता है, हमें अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर पता चल जाता है, फिक्स है, वर्किंग है, डेप्ट है, इक्विटी है, ये हमें इससे जानकारी मिल जाती है। फाइनेंशियल प्लानिंग, जिस चीज़ की आपको नॉलेज होगी उस चीज़ के बारे में आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे क्या करना है। तो इट हेल्प्स इन इन्वेस्टिंग फाइनेंस इन द राइट प्रोजेक्ट, हेल्प इन ऑपरेशनल एक्टिविटी। बेटा फाइनेंशियल प्लानिंग करी, लिक्विडिटी अपने पास रखी, कभी कोई कैश क्राइसिस आ गया, क्रंच आ गया, जैसे कोरोना आ गया, तो क्या हुआ इस केस में? क्या हुआ बेटा? तो लोग अपने मतलब इससे होता क्या है, डेली डे टू डे ऑपरेशन अपना सही से मैनेज होता है। जैसे हमने बोला हमें हर महीने कम से कम 20 लाख रुपए तो होने ही चाहिए हमारे अकाउंट में, ताकि हम अपने डेली एक्सपेंसेस को मीट कर पाए। फिर बेसिस फॉर फाइनेंशियल कंट्रोल, हेल्प इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस को आप यूटिलाइज कब प्रॉपर कर पाओगे? जब आपकी प्लानिंग प्रॉपर होगी। और प्लानिंग प्रॉपर कब होगी? जब आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज होगी। एक बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं यूट्यूब पे, संदीप महेश्वरी सर। उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग इस तरीके से कर रखी थी कि उन्होंने अपनी वीडियो में भी बोला था कि उनने अपनी टीम को कोरोना में जब पहले लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ तो उन्होंने अपनी टीम को बोल दिया जितने भी दिन लॉकडाउन चलेगा हम तुमको पूरी सैलरी देंगे। तो उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग इतनी अच्छी थी कि वो सारे शॉक्स और सरप्राइजेस को झेल गए, जैसा कि और बड़ी बड़ी कंपनी नहीं झेल पाई और कई सारे लोग बेरोजगार हो गए। हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन, इट रिंग्स प्रेजेंट विथ फ्यूचर। बेटा प्रेजेंट का किससे सीधा सीधा फ्यूचर पे इम्पेक्ट होता है ना। आज आप पढ़ोगे 90% लाओगे तो फ्यूचर क्या होगा? बहुत अच्छा होगा। आज आप नहीं पढ़ोगे 40% लाओगे तो फ्यूचर क्या होगा? 40,000 सैलरी होगी, कितनी? पर एनम। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 2-3 हजार रुपए लायक बचोगे। तो सीधी सी बात है, अगर फाइनेंशियल, जैसे आपने अगर टाइम प्लानिंग नहीं करी तो आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, ऐसे ही कंपनी ने अगर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करी तो उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। अब फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल प्लानिंग के बाद हम क्या करते हैं? अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं कि हम फाइनेंशियल डिसीजन लेने कैसे हैं, हम क्या करें, कितना इन्वेस्ट करें, कैसे करें और डिविडेंड क्या लें। तो सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट है हमारा, सबसे जो हमारा इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंगली सबसे जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट
डिसीजन बेटा। वो कौन सा डिसीजन होता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और ये सोलली एक चीज पे डिपेंड करता है, वो होता है हमारा, 1 सेकेंड, पे बैक पीरियड। सर पे बैक पीरियड का फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश फ्लो। मतलब आपने बिजनेस में 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया और हर साल सारा खर्चा काटने के बाद 2 लाख कमाया, तो आपको ये 10 लाख कितने साल में मिलेगा? 5 ईयर्स में वापस। तो ये तो लंबा पीरियड हो गया। लेकिन आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया 10 लाख और कमाया 10 लाख पहले ही साल में, एक साल में पैसा वापस मिल गया। आप इस बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे सर? बिल्कुल करोगे। तो इन्वेस्टिंग डिसीजन डिपेंड करता है पे बैक पीरियड पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। जो दूसरा है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। देखो बेटा, कैश फ्लो से क्या होगा? जितना ज्यादा कैश फ्लो होगा उतना कम पे बैक पीरियड, और उसी हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करोगे। आप ज्यादा पैसा कहाँ पड़ा फंसाओगे? जहां आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10% है तो आप शायद हिचकोगे। लेकिन अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15% है, ये भी कम है। लेकिन अगर 50% है तो सर लोगे, बिल्कुल लोगे। तो जो इन्वेस्टमेंट आपको, जब अपन ने पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 7, 8, 9 में मैक्रो इकोनॉमिक्स में, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट पे भी डिपेंड करता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जितना ज्यादा आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज्यादा आप इन्वेस्ट करोगे। रिस्क इन्वॉल्व बेटा, जिस बिजनेस में रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो वहाँ हम इन्वेस्ट करना क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। जैसे आज हमें कुछ जो डिस्टर्ब्ड एरिया हैं वहाँ पे बोला जाए कि वहाँ आप जाके 10 करोड़ इन्वेस्ट करो, तो आप बोलोगे मैं क्या बेवकूफ़ हूँ जो 10 करोड़ इन्वेस्ट करूँगा ऐसी जगह पे जहाँ डूबने की प्रोबेबिलिटी पूरी है। तो रिस्क इन्वॉल्व पे भी डिपेंड करता है। फिर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, आपका क्या कितना इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है, इस पे भी डिपेंड करता है आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही हमारे फाइनेंस की स्टार्टिंग है कि हम कितना इन्वेस्ट करेंगे। जब हमने ये मन बना लिया कि हमें इतना इन्वेस्ट करना है, उसी के हिसाब से तो फिर हम पैसा लोगों से लेंगे, उसी के हिसाब से तो हम फाइनेंसिंग डिसीजन लेंगे। अगर 10 लाख का लोन है, अगर 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी तो हम लोन ले लेंगे। लेकिन अगर 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर हम इक्विटी शेयर होल्डर्स के थ्रू पैसा रेज करेंगे। कौन सा बैंक हमको 1000 करोड़ का लोन देगा? कौन सा बैंक हमको 100 करोड़ का लोन देगा? कौन सा बैंक हमको 50 करोड़ का लोन देगा? तो लोन हमें बैंक देगा 10 लाख का, 20 लाख का। तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया पे भी डिपेंड करता है। अब आ जाओ फाइनेंसिंग डिसीजन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए। सर ओनर फंड हो या बोरोड फंड हो, देखो सबको पता है ओनर फंड कब लेते हैं लोग? जब बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट होती है तो लोग इक्विटी के थ्रू पैसा रेज करते हैं। लेकिन जब कम रिस्क हो, छोटा मोटा बिजनेस हो, इंसान को 50 करोड़ 1 लाख की बात हो, तो इंसान बोरोड फंड प्रेफर करता है। तो इन्वेस्टमेंट कब करोगे? हैवी इन्वेस्टमेंट है तो आपको फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होगा? ओनर्स फंड। अगर लो इन्वेस्टमेंट है तो आपका फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होगा? बोरोड फंड। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो इसमें कॉस्ट किस में ज्यादा आती है, कॉस्ट किस में कम आती है, रिस्क। देखो बेटा, बोरोड फंड में ज्यादा रिस्क होती है। क्यों? अगर बिजनेस में रिस्क है और बिजनेस डूब गया, नहीं चला, तो लोन तो आपको चुकाना ही चुकाना है। लेकिन इक्विटी का क्या? इक्विटी के पैसे तो शेयर होल्डर, वो ओनर ऑफ कंपनी के हैं, सबके डूबे तो उनके भी डूबे। कैश फ्लो पोजीशन, अगर कैश फ्लो पोजीशन आपकी बहुत अच्छी है, आपके पास रेगुलर कैश फ्लो आता है, तो आप जाओ लोन पे। और अगर रेगुलर नहीं आता है तो यू गो फॉर इक्विटी। क्यों? क्योंकि लोन में आपको हर महीने टाइमली इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी। कंट्रोल कंसिडरेशन, जैसा कि हमने कहा, मुझे पसंद नहीं है कि कोई इंटरफेयर करे मेरे काम करने के तरीके में, और कोई करेगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी। शार्क टैंक इंडिया में आप देखते हो ना, जो इन्वेस्टर होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं मैं 5% नहीं, मैं तो 20% इक्विटी लूंगा। क्यों? क्योंकि उन्हें कंपनी का कंट्रोल भी चाहिए
और जो इन्वेस्टमेंट मांगने आते हैं वो कहते हैं नहीं सर हम तो आपको कम से कम देंगे, आपको तो कम से कम लेना पड़ेगा। वो बोले मैं क्यों लूँ कम से कम, तो ज़्यादा से ज़्यादा लूँगा। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे क्लैश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है जो इन्वेस्टमेंट मांगने आया अगर इनका ज़्यादा शेयर हो जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा हमको कंट्रोल करेंगे, आगे हम अपने इंडिविजुअल डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो आपको डिसीजन मेकिंग पावर पे भी आपका डिपेंड करता है फ्लोटेशन कॉस्ट। बेटा जब हैवी अमाउंट हो, हैवी कॉस्ट लग रही हो, तो आप क्या करोगे, डेप्ट ले लोगे, लोन ले लोगे। क्यों? क्योंकि लोन में प्रोसेसिंग चार्ज बहुत कम चार्ज लेते हैं, लेकिन जब आप इक्विटी शेयर कैपिटल रेज करते हो तो फ्लोटेशन कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपके ऊपर जोर डालती है, इफेक्ट डालती है। उसके बाद हमारा अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर कंपनी की फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत 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 ज़्यादा है, अगर कंपनी की फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो वो फिर डेप्ट प्रेफर करेगी, और फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कंपनी की कम है देन इट कैन गो फॉर इक्विटी, क्योंकि इक्विटी में उसको काफ़ी सारी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। उसके बाद अगला जो, देखो बेटा तुम भी अब जब बड़े हो जाओगे तो शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करोगे, कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो करना बनता भी है, नहीं भी बनता है, वो आपका व्यू पॉइंट है, लेकिन करना तो उसको सारे फंडामेंटल देख के करना। डिविडेंड डिसीजन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी चाहिए। कोई भी कंपनी में पैसा इंसान कब लगाएगा, जब उसमें बहुत सारा प्रॉफिट होगा। द मेजर ऑल्टरनेटिव आर टू रिटेन अर्निंग और टू डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर, फैक्टर अफेक्टिंग डिसीजन आर अर्निंग। जिस कंपनी की जितनी ज्यादा अर्निंग उतना ज्यादा डिविडेंड, जितनी कम अर्निंग उतना कम डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, अगर आपकी अर्निंग स्टेबल है तो डिविडेंड मिलता रहेगा। किसी साल अर्निंग है, किसी साल लॉस है, जिस साल लॉस है उस साल नहीं मिलेगा। 10 साल से लॉस चला आ रहा तो एवरेज 3 ईयर रेट ऑफ डिविडेंड भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा आपके ऊपर। तो कैश फ्लो पोजीशन, कैश फ्लो पोजीशन अगर कंपनी की बहुत अच्छी है तो आपको डिविडेंड टाइमली मिलेगा, नहीं है अच्छी तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, कंपनी चाहती है कि वो फ्यूचर में और अपना बिजनेस एक्सपेंड करे, इस केस में वो क्या करेगी, डिविडेंड को कम कर देगी, डिविडेंड देने की अपेक्षा उस पैसे को और इन्वेस्ट करेगी। लेकिन अगर कंपनी को लगता है कि नहीं नहीं अब इससे ज़्यादा हमको नहीं करना है, इस केस में फिर डिविडेंड कंपनी अपने हिसाब से ज़्यादा दे देगी। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड पे भी डिपेंड करता है। प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर, बेटा जो देखिए एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना, जो सीनियर लोग होते हैं वो रिस्क लेना कम प्रेफर करते हैं, तो वो कहते हैं जितना हमें मिल रहा है उतना खुश है। लेकिन जो यंग डायनेमिक लोग होते हैं आप लोगों की तरह, वो रिस्क लेना बहुत प्रेफर करते हैं। तो उनके लिए सरकार क्या कर वो लोग क्या करते हैं, वो कंपनी से कहते हैं कि आप डिविडेंड मत दो हमें, इस पैसे को और इन्वेस्ट करो रिटेन अर्निंग के फॉर्म में। ठीक है। टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्स ज़्यादा होगा डिविडेंड कम होगा, टैक्स कम होगा डिविडेंड ज़्यादा होगा। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन, अगर आपका कैपिटल मार्केट में इजीली एक्सेसिबल है आपके शेयर्स तो डिविडेंड कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा देके उनसे और शेयर कैपिटल रेज करेगी। लीगल रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, बेसिकली देखो कंपनी डिविडेंड सिर्फ अपने प्रॉफिट से पे कर सकती है, लॉस से तो पे कर नहीं सकती है, कैपिटल से तो पे कर नहीं सकती है जब लॉस होगा तो लीगल रिस्ट्रिक्शन पे भी डिपेंड करता है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। 10 साल से कंपनी लॉस कर रही थी, 1 साल प्रॉफिट हो गया, उन्होंने कहा हम 10 साल का जो लॉस हुआ है डिविडेंड होल्डर का, वो हम शेयर होल्डर का वो हम अभी रीपे कर देंगे, तो ऐसे नहीं होता। स्टॉक मार्केट रिएक्शन, जो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड देगी उसके प्राइस मार्केट में रेज होंगे और लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो अब हमने क्विकली हमारा पार्ट 1 खत्म कर लिया है, अब हम क्विकली पार्ट 2 थोड़ी देर में खत्म करेंगे। थैंक यू, अच्छे से पढ़िएगा, ऑल द बेस्ट।